Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group, and welcome back to another video. And in this lecture we will study भारतीय साक्षी अधिनियम 2023. ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 86 हम पढ़ चुके हैं. आज वाले लेक्चर में हमने सेक्शन 87 से स्टार्ट करने अपने प्रावधान और रीड करने हैं. ठीक है, और समझने हैं. जैसा कि आप सभी को पता है, मैं थोरो इंटरप्रिटेशन एंड डीपली एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में पढ़ाते हुए सारे टॉपिक चलता हूं. तो आज वैसे ही हम दोबारा उसी स्टाइल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या हमारा लेजिस्लेचर हमें बोलना चाहता है. तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड वी विल स्टार्ट रीडिंग सेक्शन 87. दैट इज सेइंग प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स. अब हमारा प्रिजम्पशंस का टॉपिक चला हुआ था, जो कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रिजम्पशंस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारी सेक्शन 78 टू 93 है. तो हमारा 87 टू 93 बच गया है. बस वो प्रिजम्पशंस के टॉपिक ख़त्म कर देंगे, फिर 2-4 टॉपिक और डॉक्यूमेंट के आएंगे, फिर हमारा इंटरेस्टिंग और जो टॉपिक है वो चालू हो जाएंगे. ठीक है, चलो 87 पढ़ते हैं और 93 तक ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद भी देखते हैं कितना हो पाता है. ठीक है, सो सेक्शन 87 प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स. अब कोर्ट क्या प्रिजम्पशन मतलब क्या प्रिजम्पशन रेज कर लेगी, मतलब साबित हुआ है मान लेगी, या फिर साबित करना पड़ेगा क्या. प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स. अब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कोर्ट में ला करके रख देता है, तो क्या कोर्ट उसको बोलेगी कि हाँ आपने ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमें दे दिया है, हम इसको मान लेते हैं एज प्रूव्ड, या फिर और कुछ भी कहिए कि नहीं हम नहीं मानते, आप इसे प्रूव और कोरोबरेटिंग एविडेंस ही करिए. नहीं, तो हमें इसमें पता लगेगा कि 87 में कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट ला करके कोर्ट में एविडेंस के रूप में दे देता है, तो कोर्ट कौन सी प्रिजम्पशन रेज करेगी. ठीक है, तो मेनली आपको प्रिजम्पशंस का मतलब तो पता है ना भाई. प्रिजम्पशंस का मतलब होता है, देखिए 2 तरह की प्रिजम्पशंस होती हैं, शैल प्रिज्यूम एंड मे प्रिज्यूम. तो शैल प्रिज्यूम अगर हमारे लेजिस्लेचर ने हमारे प्रावधानों में सेक्शंस में अगर शैल प्रिज्यूम लिखा हो ना, तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा. कोर्ट को कोरोबरेटिंग एविडेंस नहीं मंगवाने. फिर अगर हमारे लेजिस्लेचर ने कोई भी प्रावधान में लिखा है कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो अदालत को वह मानना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द डॉक्यूमेंट इज सेइंग. ओके, अगर एक व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट कोर्ट में दिया है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, ओके है. ठीक है, और किसी प्रावधान में अगर मे प्रिज्यूम लिखा होता, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो मान भी सकती है एज प्रूव्ड और नहीं भी मान सकती है एज प्रूव्ड. ठीक है, तो इसी के तहत हम पढ़ते हैं सेक्शन 87 की बॉडी, जो कि बताती है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम. तो कोर्ट मानकर ही चलेगा क्या, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. अगर रिबर्टल एविडेंस दिखाया जाता है, तो शैल प्रिज्यूम की जो प्रिजम्पशन है उसको रिवर्ट भी किया जा सकता है, मतलब पलटा भी जा सकता है. वरना कोर्ट क्या मानकर चलेगी, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज करेक्ट. तो कोर्ट मानकर चलेगी कि जो जानकारी है, जो लिस्टेड है, जो कहाँ लिस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो जानकारी लिस्टेड है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है. एक्सेप्ट फॉर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड एज सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन विच हैज़ नॉट बीन वेरीफाइड. एक्सेप्शन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन लिस्टेड है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वही करेक्ट है. एक्सेप्शन क्या है, जो सब्सक्राइबर जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन है उस सब्सक्राइबर की जानकारी अभी वेरीफाइड नहीं हुई है, उसको नहीं मानेगी. पर जो इन्फॉर्मेशन लिस्टेड है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, उसको सही मानेगी. ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड है कि सब्सक्राइबर के बारे में कोई जानकारी है पर वो अभी वेरीफाइड नहीं की गई, उसको नहीं मानेगी, उसको प्रिज्यूम नहीं करेगी. और देखिए, इफ़ द सर्टिफिकेट वाज एक्सेप्टेड बाय द सब्सक्राइबर, इफ़ द सर्टिफिकेट वाज एक्सेप्टेड बाय द सब्सक्राइबर, अगर कि जो सब्सक्राइबर है, एक सब्सक्राइबर के पास ही एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा तो ई मुद्रा या ई दिशा जो भी वो साइड से उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इशू करवाता, तो वो एक सर्टिफिकेट ही भेजेंगे. क्या सर्टिफिकेट लिख के भेजेंगे कि भाई हाँ सब्सक्राइबर मोहित डागर हैज़ पेड अस ₹2000 दैट इज द चार्ज ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फॉर अ ईयर, एंड वी आर गिविंग हिम सर्टिफिकेट दैट ही इज द सब्सक्राइबर एंड ही हैज़ गिवन अस इंफॉर्मेशन, सो फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन वी हैव इशूड हिम अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट विच हैज़ बीन ड्यूली सर्टिफाइड. ओके, पर कोर्ट क्या मानेगी, अब मैंने वही सर्टिफिकेट जो मेरे को मिला था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट उस अथॉरिटी से, ई दिशा ई मुद्रा से, और मैंने वो कोर्ट में दे दिया, तो कोर्ट उस सर्टिफिकेट को तो बिल्कुल सच्चा मानेगी, करेक्ट मानेगी, सही मानेगी. पर जो मेरी जो सब्सक्राइबर की जानकारी है वो वेरीफाइड तो नहीं हुई थी ना उतनी अच्छी तरीके से, तो मेरी वेरिफिकेशन को नहीं मानेगी. मेरी वेरिफिकेशन तो कोर्ट में ही
कोर्ट में ही माना जाएगा कि इसने, मोहित ने ये सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये भी इसी का मतलब इसका वैलिड सब्सक्राइबर है इस सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 87 ऑफ दी भारतीय साक्षी अधिनियम, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने पढ़ा दिया। अब सेक्शन 88 ऑफ दी भारतीय साक्षी अधिनियम, जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। अब प्रिजम्पशन लगाई जाएगी कोर्ट में, मतलब कोर्ट मानेगा एज प्रूव्ड या नहीं मानेगा, तो हम मान के चलते मानेगा एज प्रूव्ड। और क्या जो सर्टिफाइड कॉपीज कोर्ट में दी जाती हैं, और वो सर्टिफाइड कॉपीज किसकी हैं, कोई विदेशी कोर्ट के जुडिशियल रिकॉर्ड की, ठीक है। तो अब हम सेक्शन 88 का सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of any judicial record of any country beyond India is genuine and accurate। तो कोर्ट में प्रिज्यूम मतलब कोर्ट नहीं मानेगा, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि मान भी सकता है और नहीं मानेगा, पर हम मान के चलते कोर्ट मान लेगा, यकीन कर लेगा। क्या डेट एनी डॉक्यूमेंट की कोई भी दस्तावेज परपोर्टिंग टू बी अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी जुडिशियल रिकॉर्ड, और जो कि सर्टिफाइड कॉपी प्रतीत होता है किसी भी जुडिशियल रिकॉर्ड का, मतलब कोई कोर्ट वाले रिकॉर्ड का, आप देखिए, और वो जुडिशियल रिकॉर्ड किसका है, ऑफ एनी कंट्री बियॉन्ड इंडिया, कोई और कंट्री है, कोई और देश है, पर वो इंडिया नहीं है। एक सर्टिफाइड कॉपी इंडिया के कोर्ट में दिखाई जाती है जो कि जुडिशियल रिकॉर्ड की है, और वो बाहर किसी देश के फॉरेन कंट्री के जुडिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है। तो कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की, मान भी लेगा एज प्रूव्ड और नहीं भी मानेगा एज प्रूव्ड, पर हम मान के चलते हैं मान लेगा एज प्रूव्ड। तो कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगा, इज जेन्युइन एंड एक्यूरेट। तो जो फॉरेन रिकॉर्ड की, जो जुडिशियल रिकॉर्ड की एक फॉरेन कंट्री के कोई सर्टिफाइड कॉपी आई है इंडिया कंट्री में, इंडिया कंट्री के कोर्ट में, तो उसको कोर्ट में प्रिज्यूम क्या कि वो जेन्युइन है एंड एक्यूरेट, जेन्युइन के साथ, जेन्युइनिटी के साथ साथ एक्यूरेट भी है, मतलब जेन्युइन तो है, असली तो है, और एक्यूरेट भी मतलब सही भी है, ठीक है। मतलब सिर्फ जेन्युइन है और एक्यूरेट नहीं है तो भी नहीं प्रिजम्पशन रेज होगी, तो दोनों होना चाहिए, मतलब जेन्युइन एंड एक्यूरेट, मतलब जहाँ भी एंड आ जाए प्लस लगा लेना, तो दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप आगे पढ़ते हैं। इफ द डॉक्यूमेंट purports to be certified in any manner which is certified by any representative of the central government in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of judicial records। तो ये क्या कह रहा है, ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है, इफ़ द डॉक्यूमेंट purports to be certified in any manner, अगर जो एक फॉरेन कंट्री का कोई जुडिशियल रिकॉर्ड का दस्तावेज इंडिया की कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है और उसको जेन्युइन और एक्यूरेट साबित कर दिया जाता है, ठीक है, तो मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन में कोर्ट रेज कर सकता है। पर वो डॉक्यूमेंट मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन भी रेज कब होगी, कि वो डॉक्यूमेंट ऐसा प्रतीत होता है कि वो सर्टिफाइड इस तरीके से किया गया है विच इज सर्टिफाइड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव, और वो उस व्यक्ति ने मतलब सर्टिफाइड किया है उस डॉक्यूमेंट को, उस जुडिशियल रिकॉर्ड को फॉरेन कंट्री के, जो एक रिप्रेजेंटेटिव केंद्र सरकार का इन और फॉर सच कंट्री, जो केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव उस कंट्री में बैठा है, हमारे मतलब हमारे केंद्र सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव उस कंट्री में बैठा है और उसने उस कंट्री के फॉरेन कंट्री के जुडिशियल रिकॉर्ड को सर्टिफाइड किया है, और वो अब जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी इंडिया के किसी कोर्ट में आ रही, तो मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज होएगी। और फॉर सच कंट्री टू बी द मैनर कॉमनली इन यूज इन दैट कंट्री, या फिर उस कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो कि सर्टिफाइड कॉपी करता है उस जुडिशियल रिकॉर्ड के, और जो डॉक्यूमेंट इंडिया में यूज़ होगा फिर, ठीक है, एक फॉरेन कोर्ट का, ठीक है, फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ कॉपीज ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड। अब जो भी तरीका है रिप्रेजेंटेटिव्स का, जो फॉरेन कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक जुडिशियल रिकॉर्ड की दस्तावेज को सर्टिफाई करते हैं। अब तो जो कॉमनली यूज़ तरीका है, जैसे सर्टिफिकेशन होती है, तो उस तरीके से होना चाहिए और फिर ही कोर्ट में, इंडिया के कोर्ट में पेश होना चाहिए वो दस्तावेज, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 88 का सबसेक्शन 1। हम पढ़ेंगे सेक्शन 88 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है एन ऑफिसर हु, एक अधिकारी जो विद रिस्पेक्ट टू एनी टेरिटरी, और किसके संदर्भ में, किसी भी टेरिटरी के संदर्भ में, मतलब कोई टेरिटरी कौन सी, पूरे विश्व में कोई सी भी टेरिटरी हो सकती है, और देखिए, और प्लेस आउटसाइड इंडिया, और टेरिटरी जो कि इंडिया के बाहर की है, या कोई प्लेस है, जगह है जो कि इंडिया के बाहर की है, तो वहाँ कोई अधिकारी है, इज पॉलिटिकल एजेंट देयरफॉर, और वो अधिकारी क्या है, मतलब इंडिया से बाहर वाली प्लेस में, टेरिटरी में एक पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है, देयरफॉर मतलब इंडिया के लिए, एज डिफाइंड इन क्लोज 43 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लोजेज एक्ट 1897, और वो पॉलिटिकल एजेंट जो कि डिफाइंड कर रखा है हमारा सेक्शन 3 क्लोज 43 ऑफ द जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के तहत, ठीक है। शैल तो मैंडेटरी है, वो अधिकारी क्या करेगा, पॉलिटिकल एजेंट
For the purposes of this section be deemed to the representative of the central government in and for the country comprising the territory or place। तो उस पॉलिटिकल एजेंट को जो अधिकारी है जिसको जनरल क्लोजेज एक्ट सेक्शन 3 क्लोज 43 के तहत अपॉइंट किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है, तो शैल, तो वही अधिकारी हम उसे ही रिप्रेजेंटेटिव समझ लेंगे केंद्र सरकार का, जो एक विदेशी देश में बैठा है केंद्र सरकार के लिए, और वो वहाँ उस विदेशी देश के कोई फॉरेन रिकॉर्ड को सर्टिफाइड करके इंडिया में भेजता है, तो हम उसको मे प्रिज्यूम मान लेंगे। तो उस अधिकारी को हम बिल्कुल ओके रिप्रेजेंटेटिव मान लेंगे कि यही केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, ये पॉलिटिकल एजेंट जो एक विदेशी कोर्ट में, एक इंडिया की टेरिटरी के बाहर वाले कोर्ट में बैठा है और हमें डॉक्यूमेंट भेज रहा है जो कोर्ट को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 88 का सबसेक्शन 2, जो कि मेरे को लग रहा है कि 100% प्री में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में ये नहीं था, सेक्शन 88 का सबसेक्शन 2 नहीं था। तो हम इसमें मार्क कर लेंगे, पॉलिटिकल एजेंट को मार्क कर लेंगे, ठीक है, और हम टेरिटरी और प्लेस आउटसाइड इंडिया को मार्क कर लेंगे, सेक्शन क्लोज 43 सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लोजेज एक्ट को मार्क कर लेंगे, ठीक है, और डीम्ड को मार्क कर लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को मार्क कर लेंगे, ठीक है, केंद्र सरकार को। तो ये होता है हमारा सेक्शन 88 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 89, ठीक है। इससे पहले मैं एक पानी की सिप पी लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं अपने ग्लास में डाल लेता हूँ। इतने आप पढ़िए, इतने आप सेक्शन 88 पढ़िए, इतने मैं पानी डाल लेता हूँ अपने ग्लास में। डाल लिया है मैंने भाई पानी। 2 दिनों से तबीयत ख़राब हो रही थी, तब भी। अब कल संडे को तो एक क्लास ली थी भारतीय न्याय संहिता की, उसमें मैंने कम से कम 1.5 घंटे पढ़ाया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड पढ़ाया और उसकी पनिशमेंट पढ़ाई, और उससे पहले मैंने बाइंग एंड सेलिंग आ चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन ये पढ़ाया था, सेक्शन 98 और 99, ठीक है। तो कल भी नाना करते करते, जैसे कि मैंने सैटरडे को बोला था कि संडे को कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है, पर आज मैं बोल रहा हूँ कि भाई सैटरडे को भी थोड़ी बहुत ही क्लास मैं कभी कभी ले पाऊँगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे तो रेगुलर क्लासेस होगी, ठीक है, लेकिन संडे को कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो चलो आप सेक्शन 88 इतने पढ़ो, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो पी लिया भाई पानी। ये गिलास इतना भारी यूँ है क्योंकि ये जैसलमेर का गिलास है भाई, ये एक यूनिक पत्थर से बना हुआ है। इसमें आप सुबह पानी डालोगे और 2 घंटे बाद देखोगे ना, अगर पूरे गिलास में आप पानी भर दोगे, ठीक है, और 2-3 घंटे बाद आप जैसे आओगे कहीं से तो पानी नहीं मिलेगा गिलास में, पूरे पानी को सोख लेता है ये पत्थर, ठीक है। बहुत भारी गिलास है, कम से कम 1 किलो का गिलास है, और ये बहुत ही अच्छा रहता है स्किन के लिए, और बॉडी ऑर्गन जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, लंग्स, किडनी, स्टमक, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है इस गिलास में पानी पीना, क्योंकि जैसलमेरी पत्थर का बना हुआ है ये गिलास, ठीक है। अब मैं भाई वहाँ से जैसलमेर से लेके आया था, तो उन्होंने यही कह के दिया था कि भाई इंटरनल ऑर्गन्स के लिए इसमें डालो वो पानी बहुत अच्छा रहता है, ना तो कोई एसिडिटी बनाता है, ना कोई गैस बनाता है, ना तो कभी कॉन्स्टिपेशन बनाएगा, ठीक है, और इंटेस्टाइन्स को आपकी क्लीन रखेगा, ये कह के बेचा था मेरे को तो भाई, और मेरे को फ़र्क लगता भी है, ठीक है। सो सेक्शन 88 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का यहाँ पूरा हुआ, आउट ऑफ बॉक्स 2-4 बातें बता दी थी, ठीक है, ये होनी भी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 89 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। पर इससे पहले हम सेक्शन 88 में जो मे प्रिज्यूम था उसको अंडरलाइन कर लेंगे, और सेक्शन 87 में जो शैल प्रिज्यूम था उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं सेक्शन 89 की इंडेक्स, जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। अब प्रिजम्पशंस, क्या कोर्ट यकीन करेगी, मतलब कोर्ट एज प्रूव्ड या एज नॉट प्रूव्ड मान लेगी किसको, कोई बुक्स है मतलब कोई किताब है, कोई मैप्स है, कोई नक्शे हैं, एंड चार्ट्स, कोई चार्ट्स है उनको। अब देखिए सेक्शन 89 की मैं बॉडी पढ़ता हूँ, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एनी बुक, तो कोर्ट मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट मान भी सकती है, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट एज प्रूव्ड मान ले या एज प्रूव्ड ना माने, ठीक है। क्या द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एनी बुक टू विच इट मे रेफर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, तो कोर्ट में प्रिज्यूम मतलब कोर्ट मान भी सकती है और ना भी नहीं भी मान सकती है, क्या, डेट एनी बुक की कोई किताब, टू विच इट में रेफर जिसके लिए कोर्ट ने रेफर किया था, मतलब अपना ध्यान उस किताब पर लगाया था, फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, और उस किताब के लिए कोर्ट ने रेफर, उस किताब को क्यों संदर्भित किया था, अपने पास क्यों किताब को मंगवाया था और उसमें से कुछ चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि उस किताब में कुछ ऐसा मुद्दा लिखा हुआ है जो कि सीधा सीधा
जानकारी देता है किसी पब्लिक या फिर जनरल इंटरेस्ट, कोई जनता जनार्दन के हितों के बारे में, या फिर जनरल इंटरेस्ट, कोई सामान्य हितों के बारे में। अब देखिए, एंड दैट एनी पब्लिश मैप और चार्ट, और उस बुक में ही कोई पब्लिश्ड मैप है या फिर कोई पब्लिश छपा हुआ चार्ट है, मतलब पब्लिश नक्शा है या पब्लिश चार्ट है। द स्टेटमेंट्स ऑफ विच आर रेलिवेंट फैक्ट्स, तो उस बुक में जो पब्लिश मैप है और पब्लिश चार्ट है, तो उसके प्रति जो कथन है वो अपने आप में ये संदर्भित तथ्य, रेलिवेंट फैक्ट दिखाई देता है उस बुक में। अब देखिए, एंड विच इज प्रोड्यूस फॉर इट्स इंस्पेक्शन, और उस किताब को अब कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, जांच परख के लिए भी प्रस्तुत कर दिया गया है। वॉज रिटन एंड पब्लिश बाय पर्सन, और ये किताब एक व्यक्ति ने लिखी है, एंड एट द टाइम एंड प्लेस, और उस समय लिखी थी और उस जगह पर लिखी थी, बाय होम और एट विच इट परपोर्ट्स टू हैव बीन रिटन और पब्लिश, जिसने कि ये लिखी होनी चाहिए थी और जिसके द्वारा ये छपी होनी चाहिए थी। तो वो उसके बारे में कोर्ट में प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर सकती है, ठीक है। मतलब एक बुक एक व्यक्ति ने लिखी थी और एक व्यक्ति ने छापी थी, उस बुक में कोई मैप और प्लान भी उसने बनाए थे या फिर उसमें कोई चार्ट बनाए थे, ठीक है। और उस बुक में कोई जनता जनार्दन के विषय पर या फिर जनरल इंटरेस्ट के विषय पर एक जानकारी है जो कि उस केस में संदर्भित तथ्य, रेलिवेंट फैक्ट का काम करती है। पर अब मेन बात इसमें क्या है, सबसे मेन बात इसमें यही है कि वो बुक जिस व्यक्ति ने जिस जगह पर लिखी थी और जिस प्लेस पर लिखी थी, जिस टाइम पर लिखी थी, जिस समय पर लिखी थी, वो ही बुक अब कोर्ट में रेफर की गई है और उसी बुक को उसी ऑथर ने लिखा था जिसे कि जनता जनार्दन के इंटरेस्ट के बारे में उसने मैप और चार्ट बनाए थे या कुछ और अन्य जानकारी उस बुक में लिखी थी, तो ही मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज होगी, अन्यथा तो नहीं होगी। अगर मान के चलिए सन 1950 में मेरे दादाजी ने कोई बुक लिखी होती, ठीक है, गुड़गांव शहर के बारे में, गुरुग्राम शहर के बारे में, और उसमें हर गांव के तरह तरह के चित्र बनाए होते, भाई उस गांव का पौंड कैसा था, लेक कैसी थी, भाई हर गांव में झोड़ होते हैं, ठीक है, उस गांव में कौन से कास्ट्स के लोग रहते हैं ज़्यादातर, तो उस बारे में मेरे मान के चलिए मेरे दादाजी ने 1950 में कोई बुक लिखी होती, तो अब क्या होता अगर कोई जनता जनार्दन के मुद्दे के लिए अगर कोई केस एक गांव में, गुड़गांव के किसी गांव के बीच में किसी व्यक्ति ने फाइल कर दिया था, तो उस बुक में भाई जानकारी मिलती, क्योंकि मेरे दादाजी ने भाई गुड़गांव के हर गांव के बारे में वो किताब में मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब गुड़गांव में कम से कम 100 गाँव, तो 100 गाँव के बारे में कम से कम 2-2, 2.5, 3 पन्नों के बारे में लिख रखा है कि उसमें कौन कौन से कास्ट्स के लोग रहते हैं, उसमें क्या पब्लिक राइट है, क्या जनरल इंटरेस्ट है, सब कुछ लिख रखा है। तो अब कोई केस फाइल हो जाता है, तो मैं जाकर कोर्ट में देता हूँ उस किताब को और कहता हूँ सर इसके ऑथर मेरे दादाजी थे जज साहब को, और इन्होंने जिस गांव के बारे में डिस्प्यूट है, जिस गांव में कॉज ऑफ एक्शन मैटर इन कंट्रोवर्सी उठा हुआ है, उस गांव के बारे में मेरे दादाजी ने यह कोई जानकारी इस किताब में लिखी है, तो आप इसे रेफर कर सकते हो। तो अब कोर्ट में प्रिज्यूम, मैं जो किताब दे रहा हूँ अपने दादाजी की लिखी हुई है, मेरे दादाजी तो जीते नहीं है, मर गए हैं वो, तो उनकी किताब में दे रहा हूँ, पर अब भी कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी। और क्या, तो मैं उन्हें बताऊँगा जिस समय और जिस जगह पर मेरे दादाजी ने यह किताब लिखी थी, और ये मैप और प्लान्स और या चार्ट जो इस बुक में है वो उन्होंने ही बनाए थे, ठीक है, और मैं उनकी बुक को लेके आया हूँ, अब वो जीवित तो नहीं है पर वो उन्होंने ही बनाए थे। तो कोर्ट इसको मे प्रिज्यूम कर लेगी, मतलब एज प्रूव्ड मान भी लेगी, मतलब प्रिजम्पशन रेज कर भी लेगी या नहीं भी करेगी, ठीक है। तो ये था सेक्शन 89 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं सेक्शन 89 का, कि भाई कोई पटवारी है, किसी गांव का पटवारी है, भाई गांव का क्या, शहरों के भी पटवारी होते हैं, ठीक है, तो वो पटवारी साहब है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी एक बुक में, उनके पास तो भाई कम से कम 10 तरह का रजिस्टर होते हैं जिसमें कि सारी लैंड की एंट्री होती है, भाई किसके पास कितना लैंड है, कितना गज है, कितना मरला है, कितनी सिरसाई है, कितनी कनाल है, कितने एकड़ है, खेत है, क्या है, सब कुछ एंट्री होती है, ठीक है। किसने किसको बेचा, किसने किसको दिया, किसके पापा मरे, किसकी मम्मी मरी और उनके बच्चों की विरासत जम गई, वो सारी एंट्री पटवारी के पास होती है। अब पटवारी उस बुक का क्या है भाई, ऑथर है, ऑब्वियसली उसने ही सारा रिकॉर्ड मेंशन किया है, तो कोई वो पटवारी वाली बुक कोई कोर्ट में पेश करेगा किसी एविडेंस के लिए, कोई प्रिजम्पशन रेज करवाने के लिए, तो अब भाई वो बुक पटवारी ने लिखी थी, तो कोर्ट वो लिखी क्या थी, उसमें सारी एंट्रीज थी, जो जानकारी थी वो पटवारी ने मेंशन की थी, तो कोर्ट में प्रिज्यूम मान सकता है
क्या मान सकता है, और पर दिखाया जाएगा कि उसी पटवारी ने यह जानकारी इसमें लिखी थी जिसको लिखा होना चाहिए था, जिसके तहत ये लिखा होना मांगता है, ठीक है, अन्यथा तो नहीं मानेगा, ठीक है, अन्यथा तो मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रिवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 89 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 90 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि बताता है प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। अब क्या प्रिजम्पशन रेज होगी और कौन से वाले मैसेजेस पर, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस होते हैं, मतलब SMS, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेजेस, स्नैप मैसेजेस, हर तरह के मैसेजेस इसमें इन्वॉल्व है, ईमेल वगैरह। आप देखिए सेक्शन 90 की बॉडी, द कोर्ट में प्रिज्यूम, तो कोर्ट मान लेगी, एज प्रूव्ड या नहीं मानेगी, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है क्या, डेट एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉरवर्ड बाय द ओरिजिनेटर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो एक ओरिजिनेटर ने, मतलब जिसके द्वारा वो मैसेज लिखा गया है, उसने फॉरवर्ड किया है, और फॉरवर्ड कैसे किया है, थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्वर, मतलब ईमेल के सर्वर के तहत, टू द एड्रेस टू हुम द मैसेज परपोज टू बी एड्रेस कोरस्पॉन्ड्स विद द मैसेज एज फेड इनटू हिज कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन। और एक ओरिजिनेटर ने, जिसने एक ईमेल रेडी कर दिया अपने कंप्यूटर में लिखकर, और उसने ईमेल सर्विस के द्वारा वो ईमेल फॉरवर्ड कर दिया है ओरिजिनेटर ने एक एड्रेस ही को, जिसको कि वो ईमेल वैसा का वैसा पहुंचना था, ठीक है, टू होम द मैसेज परपोज टू बी एड्रेस्ड कोरस्पॉन्ड्स, और जिसको वो एड्रेस मैसेज जाना था विद द मैसेज एज फेड इनटू हिज कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन। और जो एड्रेसी के पास जो ईमेल पहुंचा है वो वही ईमेल है जो कि ओरिजिनेटर ने अपने कंप्यूटर से ट्रांसमिट करके एड्रेसी के पास भेजा, ठीक है। अब एड्रेसी क्या होता है भाई, जैसे मैं मोहित हूँ, मैंने एक मेल लिखा अपने लैपटॉप पे, और मैंने उस मेल को लिखकर सेंड कर दिया किसी मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स हुए जिसको मैंने मेल सेंड किया एड्रेसी, और मैं जिसने मेल अपने लैपटॉप में लिखकर रेडी कर दिया था और मेल भेजा ईमेल सर्वर के द्वारा, तो मैं हूँ ओरिजिनेटर, ठीक है। आप देखिए, बट द कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय होम सच मैसेज वाज सेंट। तो अब कोर्ट कोई इस बारे में प्रिजम्पशन रेज नहीं करेगा कि वो व्यक्ति कौन था, एड्रेस ही कौन था जिसको कि एक मैसेज भेजा गया था, ठीक है, एक मैसेज भेजा गया था, तो इस बारे में कोई प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी। बस यह प्रिजम्पशन रेज होगी, वो भी मे प्रिज्यूम वाली, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि एज प्रूव्ड मान लो या एज प्रूव्ड मत मानो, लेकिन सिर्फ इस बारे में मानेगी कि एक व्यक्ति ने, ओरिजिनेटर ने एक ईमेल लिखा अपने कंप्यूटर में और उसको एक एड्रेसी के पास भेज दिया। तो अब जो एड्रेसी के पास जो डाटा गया है, जो ट्रांसमिट हुआ है, वो वही डाटा है जो ओरिजिनेटर ने अपने लैपटॉप से लिखकर ट्रांसमिट किया था एड्रेसी को, ये मान लेगी। पर इस चीज़ की कोई प्रिजम्पशन रेज नहीं करेगी कि एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय हुम सच मैसेज वाज सेंड। कोई भी ओरिजिनेटर के बारे में अब प्रिजम्पशन कोर्ट रेज नहीं करेगी कि वो कौन व्यक्ति था जिसने कि एक मैसेज, ठीक है, एड्रेसी को भेजा, ठीक है, बाय हुम सच मैसेज वो सेंड, की ओरिजिनेटर के बारे में कोई प्रिजम्पशन रेज नहीं करेगी। अगर मान के चलिए तो मैं कोर्ट में और कोरोबरेटिंग एविडेंस दूंगा कि सर मेरी ईमेल आईडी है mohit@gmail.com और मेरे को इसका पासवर्ड मालूम है और मैंने इसको अपने लैपटॉप से ही भेजा है एड्रेसी के पास, तो मैं और कोरोबरेटिंग एविडेंस दूंगा और तुरंत की तुरंत आप देख सकते हो मैंने इसका तुरंत की तुरंत उस दिन ही प्रिंट आउट निकाल रखा है। और प्रिंट आउट निकालते मेल का तो उसमें डेट और टाइम आ जाते किस टाइम वो प्रिंट आउट निकला है, तो उसके ऊपर आप कोरोबरेटिंग एविडेंस दूंगा तो कोर्ट मान लेगी कि हाँ भाई इसे नहीं भेजा है, यही करेक्ट ओरिजिनेटर है। लेकिन जनरल रूल क्या है, कोई भी प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी कि किस द्वारा, कौन से ओरिजिनेटर द्वारा वो मैसेज भेजा गया है एड्रेस को, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 90 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो बाय होम है ना, इसके आप साइड में एरो लगा के लिख सकते हो ओरिजिनेटर, ठीक है, ओरिजिनेटर। तो आगे आपको दिक्कत ना होगी जानने में कि बाय होम ये कौन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 90 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 91 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, जो कि बताता है प्रिजम्पशन हैज टू डू एग्जीक्यूशंस एटसेट्रा। तो प्रिजम्पशन मतलब यकीन, एज प्रूव्ड मतलब मान लिया जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्या एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एटसेट्रा ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड, कि एक दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है तो कोर्ट उसकी प्रिजम्पशन रेज कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज कभी एग्जीक्यूट ही ना हुआ हो, मतलब वो कभी बना ही ना हुआ हो। अब सेक्शन 91 बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी पढ़ते हैं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम
तो कोर्ट यकीनन शैल प्रिज्यूम मतलब मानकर ही चलेगी, मैंडेटरी उसे मानना ही पड़ेगा क्या, डेट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर कि हर वो दस्तावेज जिसको बुलाया गया था प्रस्तुति के लिए कोर्ट में मतलब बुलाया गया था, एंड नॉट प्रोड्यूस मतलब बुलाया गया था वही दस्तावेज और वही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस और नोटिस देने के बाद भी एक दस्तावेज जिसके लिए नोटिस भेजा गया था वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कोर्ट में, तो देखिए वॉज अटेस्टेड, ठीक है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस वॉज अटेस्टेड, कि वो अटेस्ट तो हो गया था मतलब, ठीक है, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। तो सेक्शन 91 की बॉडी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, एक पर और पढ़ते हैं। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट, तो अदालत शैल प्रिज्यूम मतलब एज प्रूव्ड मानकर ही चलेगा क्या, कि जो दस्तावेज कोर्ट कॉल्ड फॉर, जिस दस्तावेज के लिए कोर्ट ने बुलाया था मतलब जिस कोई दस्तावेज एक व्यक्ति से मांगा था मतलब कॉल्ड फॉर, उस दस्तावेज को कोर्ट में प्रस्तुति के लिए मंगवाया था, एंड नॉट प्रोड्यूस, और वो जो दस्तावेज कोर्ट में बुलाया था कोर्ट ने कि नोटिस भेज के वो प्रस्तुत नहीं किया गया अब तक, आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस, और उस व्यक्ति को जिसको दस्तावेज लेके आना था ना वो नोटिस के बाद भी नहीं लेके आ रहा, ठीक है। अब नोटिस हमारा कौन से सेक्शन में हमें देखने को मिलता है, पहले तो हमें सेक्शन 66 में देखने को मिलता था, अब कौन से में देखने को मिलता है, सेक्शन 64 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ नोटिस के साइड में यहाँ लिख भी सकते हैं सेक्शन 64, ठीक है। तो एक दस्तावेज कोर्ट ने कॉल्ड किया था मतलब कोर्ट ने एक दस्तावेज बुलाया था मंगवाया था, पर वो दस्तावेज अभी तक कोर्ट में आया नहीं है, ठीक है। और नोटिस टू प्रोड्यूस, जो सेक्शन 64 का नोटिस होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नोटिस देता है कि भाई जो दस्तावेज मेरे को चाहिए वो मेरे को दे दे, उसके बाद भी नहीं आया। आप देखिए, एंड नोट प्रोड्यूस आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस वॉज नोट एंड नोट वॉज अटेस्टेड एंड नोट अटेस्टेड, तो वो डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट में बुलाया था पर वो आया नहीं है अब तक, तो वो अटेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो लिखा है वॉज अटेस्टेड, बट हमें नोट के साथ एंड नोट प्रोड्यूस आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड नोट प्रोड्यूस्ड द डॉक्यूमेंट वॉज नॉट अटेस्टेड, हमें ऐसे पढ़ना है कि उस डॉक्यूमेंट को जो कोर्ट ने मंगवाया है वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में अब तक प्रस्तुत नहीं हुआ है एक नोटिस देने के बाद भी, तो उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब कानून कहता था कि एक डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना चाहिए, मतलब वो अटेस्टिंग विटनेस के द्वारा मतलब उसको देखा जाना चाहिए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट बन रहा है। आप देखिए स्टैम्प्ड, और वो डॉक्यूमेंट नहीं तो स्टैम्प्ड था, एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, और ना तो वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड था मतलब उस तरीके से बना था जो कि कानून उसको बोलता है कि इस तरीके से वो बना होना चाहिए। तो कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर लेगी कि एक दस्तावेज जो कोर्ट ने मंगवाया था वो दस्तावेज अब तक आया नहीं है कोर्ट में, और नोटिस देने के बाद भी सेक्शन 64 का वो दस्तावेज नहीं आया है, तो कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम मानकर ही चलेगी क्या कि वो दस्तावेज ना तो अटेस्ट किया गया था, ना तो स्टैम्प्ड किया गया था, और ना ही तो वो उस तरह से एग्जीक्यूटेड था जिस तरीके से कानून उसको मांगता है कि वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है सेक्शन 91 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, पहले हमें भी लगता था, पर इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि एक दस्तावेज के लिए कोर्ट ने किसी को नोटिस दिया था, या कोर्ट क्यों नोटिस देगा, मान के चलिए एक दस्तावेज के लिए एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को नोटिस दिया था, मान के चलिए ए ने बी को नोटिस दिया था कि ए ने बी को क्या नोटिस दिया था, सेक्शन 64 का नोटिस दिया था। ए ने क्या बोला था कि बी भाई तू वो दस्तावेज जो तेरे पास है ना वो मेरे को दिखा दे एक बार, मैं उसको पढ़ लेता हूँ कि तू किस डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहा है। तो बी ने वो दस्तावेज ए को नहीं दिखाया, और ना तो बी वो दस्तावेज कोर्ट में दे रहा, ठीक है भाई, कोर्ट में तो ऑब्वियसली देना पड़ेगा ना उसे। तो कोर्ट क्या शैल प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर लेगी कि बी के पास जो दस्तावेज है और उसके लिए हमने भी कोर्ट ने भी उसको मंगवाने के लिए बोल दिया है पर वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है, ए जो पार्टी है उसने भी नोटिस दे दिया है जब भी वो प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो जो बी के पास वो डॉक्यूमेंट है वो ना ही तो अटेस्टेड है, ना ही तो वो स्टैम्प्ड है, और ना ही तो वो एग्जीक्यूटेड है उस तरीके से जिस तरीके से कानून उसे मांगता है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 91, इसमें हम शैल प्रिज्यूम को भी अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, और सेक्शन 90 में हम मे प्रिज्यूम को अंडरलाइन कर लेंगे। अब मैं पढ़ूंगा सेक्शन 92 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब मैं पढ़ूंगा सेक्शन 92 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कागजात मतलब प्रावधान है, और फिर मैं इसके इलस्ट्रेशन पढ़ूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सेक्शन 92 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बहुत सारे प्री में क्वेश्चन बनते हुए लिखते हैं, और मैंने हरियाणा के और दिल्ली के प्री में देखा भी। अब सेक्शन
92 मैं पढ़ता हूँ, देखिए, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड। अब प्रिजम्पशंस, क्या यकीन, क्या एज प्रूव्ड या नॉट प्रूव्ड माना जाएगा। जो एक दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत होता है, वो दस्तावेज दिखाया जाता है कि दस्तावेज तो 30 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 30 साल या 30 साल से भी ज़्यादा पुराना दस्तावेज है। तो अब सेक्शन 92 में उसकी प्रिजम्पशन रेज होगी। अब देखिए, वेयर एनी डॉक्यूमेंट, जहाँ कोई भी दस्तावेज परपोर्टिंग और प्रूव्ड टू बी 30 ईयर्स ओल्ड, जो कि दस्तावेज बताया जाता है कि ये 30 साल पुराना है या 30 साल से भी ज़्यादा पुराना है, या फिर साबित कर दिया जाता है कि ये दस्तावेज 30 साल पुराना है, इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी, और वो 30 साल पुराना दस्तावेज एक ऐसी कस्टडी, एक ऐसी हिरासत में से प्रोड्यूस्ड होता है, मतलब प्रस्तुत किया जाता है, विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर, और जो कि कोर्ट अदालत हर एक पर्टिकुलर केस में उसको प्रॉपर मतलब उचित मानती है, जिस हिरासत से वो प्रोड्यूस हुआ, प्रस्तुत हुआ। अब देखिए, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट मे प्रिज्यूम, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, मतलब उस दस्तावेज को एज प्रूव्ड मानेगी या एज नॉट प्रूव्ड मानेगी, मतलब नहीं मानेगी। अब देखिए, द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, क्या, तो हम मान के चलेंगे कर लेगी प्रिज्यूम कोर्ट, क्या, डेट द सिग्नेचर की हस्ताक्षर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट, और हस्ताक्षर के साथ साथ प्लस कोई और अन्य भाग है उस दस्तावेज का, विच परपोर्ट्स टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, और जो भी पार्ट है उस 30 ईयर ओल्ड दस्तावेज का, या उस पर जो सिग्नेचर है, मतलब वो एक व्यक्ति की हैंड राइटिंग में है, जिसका कि होना चाहिए, ठीक है, इज इन दैट पर्सन हैंड राइटिंग, और उसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग में है वो सिग्नेचर, और उस दस्तावेज में कोई पार्ट लिखा हुआ है, एंड इन द केस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, और वो जो 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूटेड है, मतलब बना हुआ है, कानून मांगता है उसे कि वो राइटिंग में होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अटेस्टेड, या तो वो एग्जीक्यूटेड है, मतलब या तो वो लिखित रूप से, मतलब एग्जीक्यूटेड का मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हैं, राइटिंग और स्टैम्प्ड, ठीक है, और अटेस्टेड, या वो लिखित है पर वो एग्जीक्यूटेड या स्टैम्प्ड नहीं है, वो अटेस्टेड है, मतलब अन्य इंडिपेंडेंट विटनेसेस ने उसको देख रखा है, स्टैम्प्ड मतलब उसको अटेस्ट किया हुआ है, अन्य अटेस्टिंग विटनेस की मौजूदगी में एक दस्तावेज कभी बना था, ठीक है, पर वो लिखित में तो था, पर वो एग्जीक्यूटेड और स्टैम्प्ड नहीं हो पाया था। अब देखिए, दैट इट वाज डूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड बाय द पर्सन्स by whom it purports to be executed and attested, तो अब ये कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट मान लेगा, क्या मान लेगा कि ये 30 ईयर ओल्ड वाला जो दस्तावेज है ये उन्हीं व्यक्तियों द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था जो कि इसको एग्जीक्यूट करते, और जिसने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करा हुआ है, और अटेस्टेड, या फिर अटेस्टिंग विटनेसेस ने एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड, मतलब ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड था एंड अटेस्टेड था, ठीक है, तो कोर्ट मान लेगा कि ये 30 ईयर वाला जो दस्तावेज कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ है उसको मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन दे देगा कि एक दस्तावेज जो कोर्ट में प्रस्तुत हुआ है वो एग्जीक्यूटेड भी था एंड प्लस मतलब अटेस्टेड भी था, मतलब एक व्यक्ति ने जिसने इसको बनाया था उसी ने इसके ऊपर साइन किए हुए थे, और अटेस्टिंग विटनेस ने ही अपनी मौजूदगी में अपने साइन किए होते, मतलब उस डॉक्यूमेंट को पहचान दी थी, मतलब उनकी गवाही भी लगी हुई है। अब अटेस्टिंग विटनेस क्या होते हैं, अब मैं अगर एक 5 साल का कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाता हूँ, तो भाई अब रेंट एग्रीमेंट 1 साल से ऊपर तो राइटिंग में होना मैंडेटरी है, तो मैं 2 अटेस्टिंग विटनेस की मौजूदगी लगती है उसमें कि भाई हाँ हमारे आगे ये रेंट एग्रीमेंट बना था। अब कोई डिस्प्यूट मेरे टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में हो जाता है तो मैं उनको बुला सकता हूँ, हाँ भाई बताओ आपके आगे ये रेंट एग्रीमेंट बना था और ये टर्म सेटल हुई थी, तो बता देंगे। तो अब ये क्या हुआ, अब वो जो रेंट एग्रीमेंट है मैंने एग्जीक्यूटेड, मतलब मैंने खुद एग्जीक्यूट किया था और मेरे अटेस्टिंग विटनेस ने मेरी मौजूदगी में और अपनी मौजूदगी में हस्ताक्षर किए थे एज एन अटेस्टिंग विटनेस। तो कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट मान लेगा कि हाँ वो दस्तावेज जो एक ऐसी कस्टडी में से आया है जिस व्यक्ति की कस्टडी में वो होना चाहिए था और वो कस्टडी बिल्कुल प्रॉपर थी, मतलब ओके थी, जेन्युइन थी, और वो दस्तावेज एक ऐसे व्यक्ति, उस दस्तावेज पर एक हस्ताक्षर है और उस दस्तावेज पर जिस पर हस्ताक्षर है उसका कोई भाग है उस दस्तावेज का जो कि एक व्यक्ति की हैंडराइटिंग में है, मतलब एक व्यक्ति जो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको कि कोर्ट मांगता है कि उसने ये लिखा होना चाहिए था दस्तावेज या फिर उसके द्वारा ये लिखा होना नहीं चाहिए था। तो कोर्ट
उस पर्टिकुलर पर्सन की वो हैंड राइटिंग में या उस पर डॉक्यूमेंट पर कुछ लिखा हुआ भाग उसकी हैंड राइटिंग में लिखावट में है या फिर उसके हस्ताक्षर है, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, मे प्रिज्यूम कि क्या हाँ ये जो दस्तावेज है जो 30 साल पुराना है ये उस व्यक्ति ने एग्जीक्यूट किया था और उस व्यक्ति द्वारा ही अटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो मे प्रिज्यूम की यहाँ प्रिज्यूम से रेस होती है, तो हम सेक्शन 92 को सर्कल लगा लेते हैं और इसके आगे 2 टिक मार लेते हैं और इसमें 30 ईयर्स ओल्ड को जो इंडेक्स में है उसको सर्कल लगा लेते हैं और मे प्रिज्यूम को यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं और एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड को यहाँ अंडरलाइन गोला लगा लेते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटेड प्लस अटेस्टेड यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, अटेस्टेड यहाँ लिख लेते हैं। और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 92 की एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण जो कि हमें क्लियर और कर देगी। देखिए द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 80 शैल अप्लाई टू दिस सेक्शन, तो बता रखा है जो सेक्शन 80 में जो सेक्शन 80 की जो स्पष्टीकरण है वो सेक्शन 92 पर भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 92 की एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन। ए हैज़ बीन इन पोजेशन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ए एक जमीन की पोजेशन मतलब कब्जे में है और बहुत लंबे समय से। अब देखिए He produces from his custody deeds relating to the land showing his titles to it। अब ए क्या करता है, ए प्रस्तुत करता है कोर्ट में कोई कागजात मतलब कोई कागजात जो कि अपनी कस्टडी से ए अपनी हिरासत से एक डीड मतलब एक प्रॉपर्टी की कोई डीड लैंड डीड प्रस्तुत करता है रिलेटेड टू द लैंड शोइंग हिज टाइटल टू इट, और वो उस लैंड की है उस लैंड की है जिसकी लैंड में जिस लैंड पर वो पोजेशन में था, और उस कागजात में वो क्या दिखाता है डीड में उस प्रॉपर्टी से संदर्भित उसका टाइटल क्या है, वो ओनर है या वो क्या है, ठीक है। अब देखिए द कस्टडी शैल बी प्रॉपर, तो यह कस्टडी प्रॉपर है, ठीक है। अब मान के चलिए अब मैं मोहित हूँ, मैं अपने सेक्टर 10 में घर में बैठा हूँ 377 में, तो अब क्या होता है, तो मैं 30 साल से इस घर में बैठा हूँ, तो अब मैं इसका मालिक हूँ, मेरे नाम इसके कागजात उग जाता है। अब मैंने अपने सूटकेस में इसके पेपर रखे हुए हैं, इसकी रजिस्ट्री रखी हुई है घर की। अब कोई ऐरा गहरा नत्थू कह रहा कभी बाद में मेरे टाइटल को चैलेंज करने के लिए केस डाल देता है, किसका इंजन का केस डाल देता है और कहता है कि मैं हूँ इसका ओनर, तो मैं क्या दिखाऊंगा कोर्ट में ले जाके, मैं अपनी अटैची खोलूंगा उसमें से वो रजिस्ट्री निकालूंगा जो कि 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उसको कोर्ट में दूंगा और कोर्ट में क्या वो होगा साबित हो जाएगा, उससे कोर्ट में मेरे प्रति मेरे फेवर में एक प्रिजम्पशन रेज हो जाएगी कि भाई मोहित जो अपने कस्टडी से दस्तावेज लेके आया है और वो सीधा उस लैंड से संदर्भित है जिसके प्रति केस डला हुआ है, और वो उसके टाइटल पेपर है कि उसका क्या टाइटल है इस सेक्टर 10 के हाउस से, तो ये कस्टडी और ये कस्टडी मेरी प्रॉपर मानी जाएगी, कोई भी उस कस्टडी को चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यह था इलस्ट्रेशन ए। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन बी जो कि बताता है ए प्रोड्यूसेस डीड्स रिलेटिंग टू लैंडेड प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज अ मॉर्गेजी। तो अब ए प्रोड्यूस करता है डीड्स जो कि रिलेटिंग टू लैंडेड प्रॉपर्टी टू विच ही इज द मॉर्गेजी। ए एक कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स डीड्स प्रोड्यूस करता है, कोर्ट में प्रस्तुत करता है, और जो कि उसके पास वो डीड्स कैसे रखी हुई है, क्योंकि वो मॉर्गेजी है, बोले किसी मॉर्गेजर ने उसके पास अपने ज़मीन के कागजात रख के और उसने उसको पैसे कुछ दिए होंगे, कुछ भी दिया होगा, और उसके ए के पास उसने किसी व्यक्ति ने जिसने ए से पैसे लिए थे उसने उसके पेपर रख लिए, मतलब ए ने कुछ पैसे एक व्यक्ति को दिए और उस व्यक्ति के पेपर्स लैंड के पेपर अपने पास रख लिए, तो ए यहाँ हुआ मॉर्गेजी, ठीक है। अब मॉर्गेजर कौन होता है, आपको मॉर्गेजर पता है ना भाई, मॉर्गेजर एक वो व्यक्ति होता है जिसके पास कोई लैंड है, ठीक है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाता है और बदले में मॉर्गेजी से पैसे ले लेता है, तो वो होता है मॉर्गेजर। और मॉर्गेजी कौन होता है, जो पैसे देता है। तो ये क्या रखा है, ए प्रस्तुत करता है एक डीड को जो कि उसके पास कैसे है, क्योंकि वो उस ए प्रोड्यूसेस डीड्स रिलेटिंग टू लैंडेड प्रॉपर्टी, ए प्रस्तुत करता है डीड्स को एक लैंडेड प्रॉपर्टी, एक लैंडेड संपत्ति की जो कि जिस डीड से वो मॉर्गेजी है, मतलब वो क्या है, उसने कुछ पैसे पूछे दे रखे किसी और वक्त, मतलब वो उस लैंडेड प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी है, ठीक है। आप देखिए द मॉर्गेजर इज इन पोजेशन, और उस लैंडेड प्रॉपर्टी के जो कागजात है वो तो मॉर्गेजी के पास है, पर जो मॉर्गेजर है ना, जो मालिक है, जो ओनर है लैंडेड प्रॉपर्टी का, वो उस लैंड की पोजेशन में अब तक है, मतलब कब्जे में मॉर्गेजर है, लेकिन ओनली टाइटल डीड्स ओनली मॉर्गेजी के पास रखे। अब देखिए द कस्टडी शैल बी प्रॉपर। अब जो मॉर्गेजी अपनी कस्टडी से वो
वो लैंडेड प्रॉपर्टी के डीड्स लाकर कोर्ट में प्रस्तुत करेगा तो वो कस्टडी भी प्रॉपर है, वो हिरासत भी प्रॉपर है। अब आप मानोगे कि भाई कोई ए व्यक्ति है जो जिसको कि पैसों की जरूरत है, और वो ए व्यक्ति के पास लैंड है, मान के चलिए 100 स्क्वायर यार्ड का कोई लैंड है, वो एक मान के चलिए एक व्यक्ति वो मेरे पास आता है, अब मैं पैसे देता हूँ, औरों की प्रॉपर्टी के कागजात अपने पास रखवा लेता हूँ, उनको पैसे देता हूँ। जब ए मेरे पास आया और बोला मोर्गे मतलब साहब आप मेरे 100 गज के पेपर रख लीजिए और मेरे को पैसे दे दीजिए 1 लाख रुपए, तो मैंने बोला दे भाई पेपर। मैंने अपने पास पेपर रख लिए अपनी तिजोरी में और मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। अब 30 साल गुजर जाते हैं, भाई 1 लाख रुपए वो देने को ये राजी नहीं है, ठीक है। ब्याज तो देता रहता है पर पूरा जो मूल होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो नहीं दे रहा। वो प्रति महीने 30 साल तक ब्याज तो देता रहता है, ठीक है। मेरे वैसे 1 लाख रुपये से ऊपर ही वसूल होगी, पर भाई मूल तो अभी खड़ा का खड़ा है, प्रिंसिपल तो अभी खड़ा का खड़ा है। तो अब क्या हो गया, अब मैं 30 साल बाद केस करता हूँ और मैं जो कि मॉर्गेजी हूँ, मैं अपनी उस तिजोरी में से, अब भाई जो लाला जी होते हैं जो पैसे देते हैं, अपनी तिजोरी उजोरी में सावधानी पूर्वक कस्टडी पूर्वक एक दस्तावेज को जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड दस्तावेज है वो अपने पास रखते हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं केस डालूंगा। अब मैं मॉर्गेजी वो जो ए है वो मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहा, तो मैं अब केस डालूंगा कि जो ए ने लैंडेड पेपर मेरे को दिए थे, गिरवी करी थी अपनी प्रॉपर्टी, और बल्कि ए ही पोजेशन में है अब तक उस लैंड की, बस मेरे पास उसके टाइटल डीड रखी हुई है, मतलब उसके ज़मीन की 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के कागजात हैं, मतलब टाइटल डीड मेरे पास है, पोजेशन में वो ए ही है जो मॉर्गेजर है, ठीक है। तो अब मैं केस डालूंगा उसके ऊपर। कौन सा केस डालूंगा बताइए। मैं रिडेम्पशन का केस नहीं डालूंगा, मैं सूट फॉर फोरक्लोजर का केस डालूंगा कि इसके बस की नहीं है। मैं मॉर्गेजी मोहित वर्सेस ए वो केस डालेगा। मैं कोर्ट में कहूँगा सूट फॉर फोरक्लोजर की इसके ए के बस की नहीं है, जज साहब ये मेरे को पैसे नहीं दे रहा है, तो इसके जो टाइटल डीड मेरे पास है इसको आप मेरे फेवर में डिग्री कर दीजिए और इसके लैंड के पोजीशन में मेरे को बैठाइए, ठीक है। तो अब यही होता है सूट फॉर फोरक्लोजर, ठीक है, कि एक मॉर्गेजी एक गिरवी प्रॉपर्टी जो उसने गिरवी प्रॉपर्टी के एवज में पैसे दिए थे, अब वो जिसकी वो गिरवी प्रॉपर्टी थी वो पैसे नहीं दे रहा, तो अब मैं सूट फॉर फोरक्लोजर डाल के उस पूरे मॉर्गेज डीड को खत्म करवा दूंगा और मैं अब उस ए के पोजीशन में बैठ जाऊंगा। तो भाई केस डालूंगा तो मेरे को जो मेरी तिजोरी में बंद जो दस्तावेज है, जो टाइटल डीड है, वो कोर्ट में देनी पड़ेगी। अब मैं उसको तिजोरी से निकाल के कोर्ट में देता हूँ, तो कोर्ट क्या मानेगा, कोर्ट उसको मे प्रिज्यूम मान लेगा कि हाँ भाई ये कस्टडी प्रॉपर थी, ठीक है। आप देखिए द कस्टडी शैल बी प्रॉपर, तो इस एग्जाम्पल में जो कस्टडी होगी वो शैल बी प्रॉपर मतलब तंदुरुस्त होगी, बहुत अच्छी कस्टडी रहेगी एक मॉर्गेजी की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन सी जो कि बताता है ए अ कनेक्शन ऑफ बी। अब ए एक व्यक्ति है जो कि कनेक्शन है, मतलब ए एक कनेक्शन है किसका, बी का, मतलब बी हेड है और बी के वो कनेक्शन है ए, ठीक है। मतलब बी एक कोई बड़ा बॉस है और ए उसका एक छोटा सा कनेक्शन। आप देखिए प्रोड्यूसेस डीड्स रिलेटिंग टू लैंड इन बीज पोजेशन। अब ए प्रस्तुत करता है कोर्ट में बहुत सारे डीड्स जो कि बी की पोजेशन में है, ठीक है। विच वर डिपॉजिट विद हिम बाय बी फॉर सेफ कस्टडी, और जो बी ने ही डिपॉजिट करवाई थी ए के पास कि आप इस डीड्स को सेफ कस्टडी में रखिए। तो देखिए द कस्टडी शैल बी प्रॉपर, तो यह कस्टडी भी प्रॉपर होगी, ठीक है। क्यों प्रॉपर होगी, क्योंकि जो ए था वो बी का कनेक्शन था और बी ने ए को क्यों कनेक्शन किया हुआ था, क्योंकि बी के पास बहुत सारी लैंड होगी, उसने अपने बहुत सारी लैंड के पेपर्स ए की कस्टडी में रखवाने के लिए बोला था। तो ए कोर्ट में प्रस्तुत करता है कोई ऐसे कस्टडी के मतलब कस्टडी में रखे हुए दस्तावेज, तो यह कस्टडी भी प्रॉपर होगी, शैल प्रॉपर, मतलब ये ओके कस्टडी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 92 के इलस्ट्रेशन तीनों के तीनों जो कि मैंने आपको करवाए। तो बस इसमें मोटी बात ये है कि 30 साल से पुराना या 30 साल से पुराना कोई दस्तावेज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और वे यह बताया जाता है कि ये दस्तावेज एक ऐसे व्यक्ति की इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर है या एक ऐसे व्यक्ति ने इसको अपनी लिखावट में लिखा हुआ है या इसको अटेस्टेड या एग्जीक्यूट किया हुआ है कि कोर्ट में प्रिज्यूम कर ले कि हाँ ये भाई, और इसकी कस्टडी प्रॉपर, ये एक प्रॉपर एक अच्छी एक सेफ हिरासत में रखा हुआ था, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ ये उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था और एग्जीक्यूट किया गया था और हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। तो मैं प्रिज्यूम की प्रिज्यूम से रेज कर देगी, और जैसे कि हमने तीनों इलस्ट्रेशन ए बी और सी में समझा भी, ठीक है। अब हम आज का हमारा जो कि लास्ट प्रावधान होगा सेक्शन 93 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको पढ़ेंगे और फिर आज की क्लास खत्म कर देंगे। फिर हमारा प्रिजम्पशंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा जो कि हमारा 2 दिन से चला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा
जो प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट जो हमारे सेक्शन 78 टू सेक्शन 93 थे, उसका सेक्शन 93 जो कि हमारा लास्ट प्रावधान रहेगा आज के पढ़ाई का, जिसमें हमने प्रिजम्पशंस का टॉपिक खत्म कर देंगे। तो सेक्शन 93 में पढ़ रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 years ओल्ड। अब कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लगाएगी? कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि 5 साल पुराना है। तो अब देखिए सेक्शन 93 की बॉडी, सेक्शन 93 से भी बहुत बार प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। अब ये सेक्शन 93 बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। पहले ये सेक्शन 90 कैपिटल ए था इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो इससे भी बहुत क्वेश्चन हमें देखने को मिलते। तो हम सेक्शन 93 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बॉडी पढ़ते जो कि बताती है वेयर एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परपोर्टिंग और प्रूव्ड टू बी 5 years ओल्ड। अब जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का कोई रिकॉर्ड है और वो रिकॉर्ड या तो दिखाया जाता है कि ये 5 साल पुराना है, मतलब 5 साल या उससे भी पुराना है, या फिर साबित कर दिया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 साल या 5 साल पुराना है। अब देखिए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इज इन द पर्टिकुलर केस कंसिडर्ड प्रॉपर। तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि 5 साल पुराना है वो एक ऐसी कस्टडी, एक ऐसी हिरासत में से प्रोड्यूस प्रस्तुत किया जाता है तो कोर्ट उसको बिल्कुल ओके, बिल्कुल जेन्युइन मानती है, बिल्कुल तंदुरुस्त कस्टडी मानती है। अब देखिए द कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो कोर्ट यहाँ पर भी मे प्रिज्यूम, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, एज प्रूव्ड माने या एज प्रूव्ड नहीं माने। क्या? डेट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच परपोर्ट्स टू बी द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, कि एक इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसी व्यक्ति के हैं जिसके ये होने चाहिए, ठीक है, वो सो अफिक्स बाय हिम, और उसी व्यक्ति ने इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे अफिक्स मतलब चस्पा किया था, पेस्ट किया था। और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहेव, या किसी और व्यक्ति ने एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी और व्यक्ति का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे चस्पा किया था, अफिक्स किया था, और वो व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसने एक दूसरे व्यक्ति का चस्पा किया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, उसको अथॉरिटी मिली हुई थी कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर चस्पा कर सकते हो, तो वो क्या माना जाएगा? तो कोर्ट मे प्रिज्यूम, क्या मे प्रिज्यूम? ऑथराइज बाय इन दिस बिहाफ, तो कोर्ट मे प्रिज्यूम कर लेगी कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे जो सिग्नेचर है ये उसी व्यक्ति के हैं, ठीक है। तो कोर्ट ये मे प्रिज्यूम, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, मान लेगी, ठीक है। तो हम सेक्शन 93 की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। क्या? द एक्सप्रेशन टू सेक्शन 81 शैल ऑल्सो अप्लाई टू दिस सेक्शन। जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण यही कह रही है सेक्शन 93 की कि जो प्रावधान 81 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान है उसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी सेक्शन 93 में हूबहू लग जाएगी, ठीक है। तो हमें सेक्शन 93 समझ में आ गया। तो दोबारा पढ़ता हूँ एक बार बॉडी, जो कह रहा है वेयर एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परपोर्टिंग और प्रूव टू बी 5 years ओल्ड, जहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 साल या 5 साल से पुराना है, या फिर साबित कर दिया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 साल या 5 साल से पुराना है। और देखिए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर, और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक ऐसी हिरासत, एक ऐसी कस्टडी में से प्रस्तुत किया जाता है जो कि कोर्ट हर हालात वाले केस में, हर एक केस में जैसे भी उसके हालात है तो उसको कंसिडर प्रॉपर मतलब उसको उचित मानता है। आप देखिए उसकी हिरासत को, द कोर्ट मे प्रिज्यूम, तो कोर्ट यहाँ मे प्रिज्यूम, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है वो मानेगा या नहीं मानेगा इस प्रूव्ड। क्या? डेट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच परपोर्ट्स टू बी द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन वो सो अफिक्स्ड बाय हिम और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, ठीक है। क्या मानेगा कोर्ट? द कोर्ट मे प्रिज्यूम डेट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा क्या कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच परपोर्ट टू बी द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक ऐसे व्यक्ति के होने चाहिए जिसके कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे या नहीं है। तो कोर्ट क्या मान लेगा? कोर्ट में प्रिज्यूम कर लेगा कि एक व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स किए थे, या फिर जिस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर थे उस व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को अथॉरिटी दी हुई थी कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अफिक्स कर देना। तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा और मे प्रिज्यूम कि हाँ ये 5 साल या 5 साल से पुराना ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जेन्युइन है, और एज प्रूव्ड और एज नॉट प्रूव्ड उसकी डिस्क्रिप्शन कोर्ट की कि एज प्रूव्ड वो मानकर चलेगा या नहीं मानकर चलेगा, सीधा सीधा ये बताया हुआ है, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, हुआ है और एक उस व्यक्ति द्वारा वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अफिक्स किया गया है जिसके द्वारा वो होना चाहिए था, या वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक व्यक्ति द्वारा अफिक्स तो होना चाहिए था पर वो व्यक्ति वो नहीं है जिसका वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, पर वो व्यक्ति वो है जिसकी की अथॉरिटी थी उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अफिक्स करने की, ठीक है। तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट एज प्रूव्ड मान लेगा, एज नॉट प्रूव्ड नहीं मानेगा, ठीक है, एज प्रूव्ड नहीं मानेगा।
ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 93 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर। हम इसमें हम अंडरलाइन कर लेंगे, पहले तो हम सेक्शन 93 पर ही गोला लगा लेंगे और उसके बाद टिक मार्क लगा लेंगे, और 5 ईयर ओल्ड को टिक मार्क लगा लेंगे, और द कोर्ट में प्रिज्यूम को हम अंडरलाइन लगा लेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हम अंडरलाइन लगा लेंगे, ठीक है, और अफिक्स को लगा लेंगे, और पर्सनल ऑथराइज को लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो पर्टिकुलर पर्सन दिया गया है तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट यह प्रिज्यूम कर लेगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे एक ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स है जिसके कि वो होने चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के, जिसको कि कोर्ट को, मतलब कोर्ट एक व्यक्ति को टारगेट करता है कि ये इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे एक व्यक्ति के जो हस्ताक्षर अफिक्स होने चाहिए उसी के हैं, मतलब उसी के होने चाहिए, किसी और के हैं तो कोर्ट कुछ भी प्रिज्यूम नहीं करेगा, कोर्ट कह देगा ये नकली दस्तावेज है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 93 बहुत ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ सेक्शन 93 का। अब मान के चलिए मैंने क्या किया, मेरे पास अब एक स्कॉर्पियो एन कार है, ठीक है, तो मैं उसका हमेशा इंश्योरेंस भाई कौन सी कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक से करवाता हूँ, कभी HDFC बैंक से करवाता हूँ, कभी मैं ICICI लोम्बार्ड से करवाता हूँ। तो अब मान के चलिए मैंने लगातार 5 सालों तक एक ही कंपनी का इंश्योरेंस करवा, मान के चलिए मैंने लगातार 5 सालों तक ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक का इंश्योरेंस करवा रखा है। मैं क्या करता हूँ, हर एक दस्तावेज को भाई वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हुआ। अब आजकल तो आप देखोगे कि भाई कोई भी दस्तावेज की आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते, कुछ भी करवाते, तो वो आपके ईमेल पे उसकी कॉपी आ जाती है कि हाँ आपकी पेमेंट होगी और ये आपका सर्टिफिकेट रहा, मतलब ये आपका गाड़ी का इंश्योरेंस रहा, ठीक है। तो उसके नीचे आप देखोगे तो एक जो उनका जो GM होता है, डायरेक्टर होता है, CEO होता है, उस इंश्योरेंस कॉपी के नीचे साइन होते हैं। तो यही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या हुआ, जो मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हुआ, उस मेरे ईमेल पे जो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब कोई डिस्प्यूट मेरा और इंश्योरेंस कंपनी का अराइज हो जाता है बाद में उस एक पॉलिसी से लेके। तो मान के चलिए मेरी एक पॉलिसी है जो 2022 से लेके 2023 में एक्टिव थी मेरी कार की, ठीक है। तो अब जो पॉलिसी एक्टिव थी उसके प्रति क्या होता है, मेरा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब इंश्योरेंस कंपनी मानने को तैयार नहीं कि हमने ये एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट निकाला था, ठीक है, वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही डैमेजेस उनसे मांग लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी गलत सर्विस दी होगी। तो अब मैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो मेरी ईमेल पे था उसको मैं कोर्ट पे लेके जाता हूँ, ठीक है, किसी माध्यम से, उस कम्युनिकेशन माध्यम से, मतलब एक हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव वगैरह के माध्यम से, और कोर्ट में देता हूँ। तो कोर्ट अब जो इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन मेरे मेल पे आया हुआ था उसको देखती है, और उसमें कोर्ट को दिखता है, क्या दिखता है कि ये इंश्योरेंस हमने 2022-23 का इंश्योरेंस का गलत एग्जाम्पल ले लिया, मान के चलिए 2017-18 का मैंने कोई इंश्योरेंस करवाता और आज मेरा 2024 में कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, तो 2017-18 का जो इंश्योरेंस की कॉपी मैं कोर्ट में दूंगा और इंश्योरेंस कंपनी मानने को तैयार नहीं कि हमने इस व्यक्ति को अभी इंश्योरेंस दिया था काट के, तो अब मैं पेन ड्राइव के माध्यम से उस इंश्योरेंस कंपनी को कोर्ट में प्रोड्यूस कर, मतलब उस इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को, उस पॉलिसी को कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा, और कोर्ट अब देखेगी कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, हाँ ये मोहित डागर की पॉलिसी है गाड़ी की, ठीक है, और इसके नीचे इंश्योरेंस कंपनी के CEO, GM या फिर डायरेक्टर के सिग्नेचर हो रहे पड़े हैं, और कौन से सिग्नेचर है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ठीक है। तो अब मालिक को बुलाया जाता है, तो मालिक तो मना करता कि मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स नहीं किए, पर वो एक व्यक्ति जो अथॉरिटी में था, जो कि ये सिग्नेचर अफिक्स करता था, वो कोर्ट में आ जाता है और वो बोल देता है कि हाँ मैंने किया है। तो ये क्या हुआ, ये तो ऑब्वियसली एडमिशन तो होगा, पर वो उसको कोर्ट में प्रिज्यूम भी कर सकती है। मैंने तुरंत जैसे कि सर्टिफिकेट दिखाया ना कोर्ट में ले जाके, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिखाया अपनी इंश्योरेंस का, तो कोर्ट तभी की तभी मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन रेज कर सकती है, यकीन कर सकती है एज प्रूव्ड मेरे दस्तावेज को, या नहीं भी कर सकती, ठीक है। और नहीं करेगी तो भाई ऑब्वियसली कोई रीजंस होंगे कोर्ट के, और कर लेगी तो ऑब्वियसली उनके जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके अगेंस्ट में ये प्रिजम्पशन जाएगी, ठीक है। अब तो वो रिवर्ट भी कर सकते हैं, और रिवर्ट वो कैसे करेंगे, पलटेंगे कैसे इस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने एक जेन्युइन एक पॉलिसी काट के दी थी और उसके नीचे उसके उस टाइम के GM या मैनेजर के सिग्नेचर थे, तो यह हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 93, तो इसी के तहत हमारी क्लास खत्म होती है। तो आज हमने सेक्शंस अपने कौन कौन से किए, आज हमने सेक्शंस किए 87, 88, 89, ठीक है, 90, 91, 92 और 93।
ठीक है। आज हमने 7 प्रावधान किए अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास में। कौन कौन से? सेक्शन 87 टू सेक्शन 93, ठीक है। और हम कल वाली भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लास में अपना चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि 94 के बाद बदलित प्रावधान है, ठीक है। सो ये इसी के तहत हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर, आज की क्लास खत्म होती है। सो हम कल मिलते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।